हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 8 के साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको 7वां चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और ये है सूक्ष्म जीवों का संसार, यानी द वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसमें पिछले वीडियोस में हम जान चुके हैं दैट सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक होते हैं और फिर किस प्रकार हानिकारक भी होते हैं। इन चीज़ों को हम समझ चुके हैं। और अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं जिसमें सूक्ष्म जीव के उपयोग को और सूक्ष्म जीव के हानि को बताया गया है, तो उसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सूक्ष्म जीवों से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये खाद्य विषाक्तता का मतलब क्या है। तो देखिए, रियल मायने में हम बता रहे हैं इसका अर्थ होता क्या है कि पकाए गए भोजन को, यानी जो भोजन हम बना दिए हैं, उस भोजन को अगर सही ढंग से उचित स्थान पर सुरक्षित यानी सुरक्षा पूर्वक नहीं रखा जाए तो वह भोजन जो है खराब हो जाता है। जैसे हम भोजन बना तो लिए, लेकिन अगर उसको कहीं भी रख दे सुरक्षित स्थान पे या स्वच्छता पूर्वक नहीं रखे तो भोजन वह खराब हो जाता है। तो दूसरी चीज कि खासकर गर्मी या हम बरसात के मौसम में देखते हैं भोजन बहुत जल्द खराब हो जाता है, भोजन से गंध आने लगती है, उसका स्वाद खट्टा हो जाता है और ऐसे भोजन को ग्रहण करने से हमें तरह तरह की बीमारियां, जैसे जनरली कय होना जिसको हम उल्टी होना बोलते हैं, या फिर डायरिया वगैरह जिसमें दस्त वगैरह होता है। तो देखिए, ऐसी बीमारियां जो है उत्पन्न होती है उस खराब भोजन को ग्रहण करने से। तो फिर इसी स्थिति को हम खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग के नाम से जानते हैं। आप एक बार फिर से सुनिए, हम अभी बताएं कि अगर पकाए गए भोजन को सही ढंग से उचित स्थान पर सुरक्षित नहीं रखा जाए तो वह भोजन खराब हो जाता है। जनरली गर्मी व बरसात के मौसम में भोजन बहुत जल्दी खराब होता है, उससे गंध आने लगती है, उसका स्वाद खट्टा हो जाता है और फिर ऐसे भोजन को ग्रहण करने से हमें तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। जनरली कय होना या डायरिया वगैरह ऐसी बीमारियां हमें उत्पन्न होने लगती है। तो फिर ऐसी स्थिति को, भोजन की इस अवस्था को खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग के नाम से जानते हैं। अब देखिए, आपके मन में सवाल आएगा कि सर इसका कारण क्या है, आखिर किस कारण से खाद्य विषाक्तता होती है, फूड पॉइजनिंग, किस कारण से भोजन खराब हो जाता है, उसे गंध आने लगता है, उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। तो देखिए, इसका कारण है सूक्ष्म जीवों की अभिक्रिया। सूक्ष्म जीवों की अभिक्रिया ये इसका सबसे प्रमुख कारण है। इसको हम कहेंगे रिएक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी हमारे भोजन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करते हैं, उनकी अभिक्रिया के चलते भोजन खराब होता है और वैसी भोजन ग्रहण करने से हमें तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। तब आपके मन में सवाल आएगा कि सर हम करें क्या फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए। तो आप सोचिए, चूंकि फूड पॉइजनिंग सूक्ष्म जीवों के कारण हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हो रहा है, तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर भोजन से दूर रखा जाए तो फिर फूड पॉइजनिंग को भी हम दूर कर सकते हैं, यानी खाद्य विषाक्तता जैसी समस्या को दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा, सूक्ष्म जीवों से मुक्त करना पड़ेगा खाद्य पदार्थों को। तो देखिए, यहां पे बात आ रहा है कि खाद्य पदार्थों को, यानी जो खाने वाला भोज्य पदार्थ है, उसे सूक्ष्म जीवों से यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सूक्ष्म जीवों से दूर रखना आवश्यक है। और खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से दूर रखने की जो प्रक्रिया होती है, इसे हम खाद्य परिरक्षण के नाम से जानते हैं। उसको क्या कहते हैं,
खाद्य परिरक्षण। तो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खाद्य परिरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो हम कहेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि खाद्य पदार्थ जो है सूक्ष्म जीवों के कारण संदूषित होता है, सूक्ष्म जीवों के कारण खराब होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से दूर रखा जाए, और खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से दूर रखने की जो प्रक्रिया है उसे ही खाद्य परिरक्षण के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहां पे अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब बताइए कि आखिर हम किस प्रकार खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से दूर रखेंगे, यानी सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ से रिएक्शन नहीं कर पाए, इसके लिए हम कौन कौन से उपाय करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम आपको बताने जा रहे हैं खाद्य परिरक्षण, यानी हम कह सकते हैं इंग्लिश में इसको फूड प्रिजर्वेशन के उपाय, यानी कौन कौन से उपाय है जिसका यूज करके हम सूक्ष्म जीवों से खाद्य पदार्थों को संदूषित होने से बचा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज, सबसे पहला उपाय है निर्जलीकरण। आप समझना इसको बढ़िया से, निर्जलीकरण इस एक अच्छा उपाय है खाद्य परिरक्षण करने के लिए, यानी खाद्य पदार्थ को लंबे से अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए। इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन। अब देखिएगा, इसको समझिएगा बढ़िया से। जनरली होता क्या है कि जब हम खाद्य पदार्थों को सुखाकर और तब उसको संरक्षित करते हैं, दैट मीन्स खाद्य पदार्थ, जैसे मान लीजिए कि हम अनाज का उत्पादन किए, जैसे मक्का वगैरह है, मक्का का उत्पादन किए या फिर गेहूं या सरसों वगैरह का उत्पादन किए, तो सोचिए मक्का का जो प्रोडक्शन किए हैं, प्रोडक्शन के बाद जिस प्रकार वो आया वैसे ही अगर हम उसको भंडारित कर दे, उसको रख दे ड्रम या किसी भी चीज में, तो फिर वह बहुत जल्द ही खराब हो जाएगा, उसमें बहुत जल्दी फंगस वगैरह या तरह तरह के सूक्ष्म जीव उसमें लग जाएंगे। लेकिन जनरली किया जाता है कि मतलब मक्का को पहले धूप में सुखाया जाता है लंबे समय, मतलब कुछ अधिक देर तक उसको धूप में सुखाया जाता है, और धूप में सुखाने से होता क्या है कि उस अनाज के अंदर, उस खाद्य पदार्थ के अंदर जो नमी की मात्रा है वो कम हो जाती है, यानी नमी की मात्रा जो है कम हो जाती है, जिसके चलते वह अधिक से अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है। तो देखिए किसी अनाज में अगर नमी की मात्रा अधिक है तो वह बहुत जल्द ही सूक्ष्म जीव उसमें लग जाएंगे, लेकिन अगर उसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है तो उसे लंबे से लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। और यही कारण है कि हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित यानी भंडारित करने से पहले हम उसे अच्छी तरीके से सुखाते हैं, ताकि उसके नमी को अधिक से अधिक मात्रा में कम किया जा सके और सूक्ष्म जीवों के संदूषण से उसको बचाया जा सके। दूसरी चीज आप देखे होंगे कि जनरली होता क्या है, बहुत सारा ऐसे सब्जी होता है, जैसे आप सुनोगे गोभी वगैरह के बारे में, जैसे गोभी का जब फूल गोभी का जब सीजन आता है, उसका जब मौसम होता है, तो उस समय हम बहुत अधिक फूल गोभी खरीद लेते हैं, और फिर उसके बाद उसको हम सुखाकर और अलग अलग डब्बों में, जिसमें अच्छा से बंद हो जाए, उसमें हवा वगैरह नहीं जाए, मतलब उसको अच्छी तरीके से सुखाकर और डब्बों में उसको हम पैक करके रख देते हैं। और फिर जब उसका सीजन समाप्त होता है, जब फूल गोभी का प्रोडक्शन का सीजन खत्म हो जाता है, तब हम उस फूल गोभी का जो सुखा कर रखे हैं उसका यूज हम कर लेते हैं। लेकिन सोचिए अगर हम उसको सुखा कर नहीं बल्कि ऐसे ही डब्बा में बंद करके रख दे तो बहुत जल्दी उस पर फंगस लग जाएगा, कवक लग जाएगा, तरह तरह के सूक्ष्म जीव से वो संदूषित हो जाएगा, जिसके चलते वह जल्दी खराब हो जाएगा। लेकिन उसको मतलब ऐसे सब्जियों को सुखाकर अगर हम रखें, सब्जियों को सुखाकर रखने से फायदा क्या होता है कि सुखाकर जब हम रखेंगे तो यह अधिक से अधिक समय तक, लंबे समय तक यह संरक्षित रह सकता है, यानी यह सूक्ष्म जीवों से बचा रह सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज क्लियर हुआ होगा। निर्जलीकरण यानी इसका मतलब ही हुआ कि खाद्य पदार्थों में जो जल की मात्रा है, नमी की मात्रा है, उसको कम करना डिहाइड्रेशन कहलाता है। क्लियर हुआ ये चीज। अब देखिए इसके बाद दूसरा उपाय है जिसको हम कहते हैं रासायनिक तरीका यानी केमिकल मेथड। यह भी एक प्रमुख उपाय है
और इस उपाय के द्वारा भी हम सूक्ष्म जीवों से भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। यह है केमिकल मेथड। आप इसको समझना अच्छा से। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे रासायनिक विधि का, तो तरह तरह के केमिकल्स है, रसायन है, जिसका यूज हम करते हैं सूक्ष्म जीवों से खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए। जैसे आप देखे होंगे जनरली होता क्या है कि अचार वगैरह की अगर हम बात करें, अचार वगैरह जो घर में तैयार किया जाता है उसको सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए उसमें खाद्य तेल का, वनस्पति तेल का यूज करा जाता है। इसमें खाद्य तेल डाला जाएगा, तो ये एक तरह का रासायनिक पदार्थ ही माना जाएगा। खाद्य तेल और नमक वगैरह का यूज किया जाएगा, यानी अचार जहाँ रखा जा रहा है, अचार जो डाला जा रहा है उसमें खाद्य तेल और नमक भी मिलाया जाता है। और इससे फायदा ये होता है कि ये जब अचार में रहेगा तो फिर ये सूक्ष्म जीवों से इसको संदूषित होने से बचाए रखेगा और यह अधिक से अधिक समय तक खराब नहीं होगा। अब अगर हम बात करें जैसे कुछ और पदार्थ है, जैसे मान लीजिए जैम या जेली वगैरह की, जैम है या जेली वगैरह की बात करते, तो ये सब खाद्य पदार्थ है और इसको सूक्ष्म जीवों से बचाए रखने के लिए कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स का यूज किया जाता है। जैसे इसमें हम करते क्या है कि सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं और एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसका यूज करने से यह सूक्ष्म जीवों के संदूषण से बचा रहता है। वहीं अगर हम बात करें सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये देखिएगा यहाँ ये सब ऐसे केमिकल्स हैं जो लंबे समय तक सूक्ष्म जीवों से खाद्य पदार्थों को संदूषित होने से बचाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना, यानी कुछ केमिकल्स का यूज करके भी हम खाद्य का परिरक्षण, प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं और कुछ और मेथड्स की चर्चा हम कर लेते हैं। तो देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड यानी तीसरा, और ये देखिए ये है नमक और चीनी के माध्यम से भी परिरक्षण का काम होता है। नमक तथा चीनी द्वारा, यानी प्रिजर्वेशन बाय साल्ट एंड शुगर। अब देखिए होता क्या है कि कई बार चीनी और नमक का भी यूज किया जाता है खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए। और जनरली मांस और मछली की अगर हम बात करें, मांस है, मछली है, अगर इसको हम चाह रहे हैं कि थोड़ा अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके सूक्ष्म जीवों से, तो फिर इसमें हम नमक का यूज करते हैं। यानी नमक से उसको ढक देंगे अगर पूरा, तो फिर वह लंबे समय तक सूक्ष्म जीवों से संदूषित होने से बचा रहेगा। अगर यहीं हम दूसरे तरफ अगर बात करें आम, आंवला, इमली वगैरह का, तो देखिए इसको भी अगर अधिक से अधिक समय तक अगर सूक्ष्म जीवों से बचाए रखना है, आम है, इमली है, आंवला है, तो फिर इसके लिए भी नमक का यूज किया जाता है। यानी जहाँ रखा जाएगा उसको नमक से ढक दिया जाएगा उस जगह को, तो फिर यह जो है सूक्ष्म जीवों से बचा रहेगा। वहीं चीनी का भी कई बार प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म जीवों से उसको संरक्षित करने के लिए, और जनरली जैम, जेली, इन सारे चीज़ों का के संरक्षण के लिए जो है हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं। और आपको बता दें कि ये जो नमक और चीनी की बात है, इसकी यूज करने से क्यों आखिर संरक्षित रह जाता है, भोजन जो है उसका परिरक्षण हो जाता है। तो देखिए इसका रीज़न ये है कि नमक और चीनी का प्रयोग करने से जो खाद्य पदार्थ होता है ना, खाद्य पदार्थों का नमी जो है कम हो जाता है, यानी इसके नमी में काफ़ी कमी आ जाती है, जिसके चलते जैसे आप देखे होंगे कि अगर हम कहीं जैसे कोई गीला टाइप का पदार्थ है, अगर उस पर हम नमक रखेंगे तो नमक उसके जो नमी है उसको ऑब्जर्व कर लेता है अपने तरफ, जिससे उस पदार्थ की नमी में थोड़ा सा डिक्रीजमेंट होता है, कमी आती है, और वह फिर जब नमी ही कम हो जाएगी तो फिर थोड़ा अधिक समय तक वह सूक्ष्मजीव से संरक्षित रह पाएगा। अब आगे बढ़िए और हम बात करते हैं गर्म और ठंडा करके भी हम खाद्य पदार्थों का परिरक्षण कर सकते हैं, गर्म तथा ठंडा करके। आप यहां ध्यान देंगे तो देखिए जनरली होता क्या है कि यहां पे जैसे आप देखे होंगे दूध वगैरह की अगर हम चर्चा करें, कुछ ऐसे पदार्थ है जिसको गर्म करके
और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं ताकि वो अधिक से अधिक समय तक सुरक्षित रह सके। जैसे मान लीजिए कि अगर हम शाम को दूध ला रहे हैं और उसको हमें सुबह तक रखना है या अगले दिन दोपहर तक रखना है, तो अगर उस दूध को हम बिना उबाले हुए ऐसे ही रख दे तो फिर अगले दिन वो खराब हो जाएगा, उसका यूज हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम करते क्या हैं कि शाम को उस दूध को उबाल दे और उबालने के बाद उसको रखें, तब वह अगले दिन भी खराब नहीं होता है। तो देखिए उबालने से होता क्या है, दूध में जो सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, उबालने के चलते वो सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, और अगर उसको नहीं उबालेंगे तो सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं होंगे और फिर सूक्ष्म जीव पूरे दूध से रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे और फिर उस दूध को थोड़े ही समय में खराब कर देंगे। तो इसलिए मतलब गर्म करके भी हम कुछ पदार्थों का मतलब परिरक्षण जो है कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सुने होंगे कि ठंडा करके भी कुछ खाद्य पदार्थों को हम परिरक्षित करते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे हरी सब्जियों की, अगर हम बात करेंगे कुछ फलों वगैरह की, तो ये सब भी खाद्य पदार्थ है जिसको ठंडा करके हम परिरक्षित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कभी 5 केजी सेव खरीद लाए और एक दिन में यूज होने वाला नहीं है, मान लीजिए कि वह 15 दिन तक, उसको 10-12 दिन तक, 15 दिन तक हमें उसको यूज करना है, ठीक है। तो फिर अगर उसे हम ऐसे ही खुले स्थान पे रख दें जहां टेम्परेचर अधिक है, तो फिर वह बहुत जल्द ही खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, सूक्ष्मजीव लग जाएंगे। लेकिन जनरली उसको हम करते क्या, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, यानी फ्रीज में रख देते हैं ठंडा रहने के लिए। साथ ही साथ हरी सब्जियां वगैरह होती है, अगर अधिक मात्रा में खराब होने का डर है तो उसे भी हम फ्रीज में रख देते हैं। तो चूंकि वहां फ्रीज में टेम्परेचर कम है, उसमें ठंडा रहेगा, और जब ठंडा रहेगा तो अधिक से अधिक समय तक सूक्ष्म जीवों से बचा रहता है, वह खराब नहीं होता है। तो ये भी एक उपाय है, गर्म और ठंडा करके। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, और ये है पाश्चरीकरण। आपको समझना है इसको बढ़िया से। ये एक एग्जाम के पर्पज से तो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार कि पाश्चरीकरण से आप क्या समझते हैं, अच्छा से समझना। देखिए पाश्चरीकरण की अगर बात करें तो ये रियल मायने में है क्या, दूध को सूक्ष्म जीवों से, दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहते हैं। आपको ये चीज जो है ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पाश्चरीकरण क्या है, तो हम कहेंगे कि दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहते हैं। क्लियर हुआ? अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर दूध को आखिर किस प्रकार पाश्चरीकृत किया जाता है ताकि वो सूक्ष्म जीवों से मुक्त रहे। तो देखिए पाश्चरीकृत करने के लिए हम करते क्या हैं कि सबसे पहले दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 15 से 30 सेकंड तक, यानी 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक हम उसको उबालते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यानी हम करते क्या, सबसे पहले कि दूध को एक निश्चित टेम्परेचर पे 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे हम उसे गर्म करते हैं, और वो भी 15 से 30 सेकंड तक लगातार हम उसे गर्म करेंगे। और जब ये गर्म हो गया 15 से 30 सेकंड तक, तो फिर इसे शीघ्रता से, यानी बहुत तेजी से, जल्दी से इसे ठंडा किया जाता है। शीघ्रता से ठंडा करके और फिर इसे पैक कर लिया जाता है, पैक कर लिया जाता है। और इस प्रकार जो दूध तैयार होता है इसे पाश्चरीकृत दूध हम कहते हैं। यही होता है पाश्चरीकृत दूध, और दूध का पाश्चरीकरण ऐसे होता है। और देखिए अगर 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक दूध को उबाल लेंगे तो फिर सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएंगे, और उसे तुरंत हम ठंडा करके और उसको हम क्या कर दिए, पैक कर दिए, यानी उसको भंडारित कर दिए। जैसे मार्केट में होता क्या है, मार्केट से जो हम दूध खरीदने जाते हैं, अलग अलग कंपनी का, सुधा का, कौतिकी का, सब कंपनीज है जिसका हम दूध खरीदते हैं मार्केट से, जो एक पैक होके आता है। और उसमें होता क्या, आप उसके पैकिंग के ऊपर देखिएगा लिखा हुआ रहता है पाश्चरीकृत दूध।
आप सोचिए कि जो हम दूध मार्केट से खरीद रहे हैं, क्या वह उस दूध को हम एक दिन नहीं रख सकते हैं? उस दूध को भी हम एक दिन रख लेते हैं, खराब नहीं होता है। और जरूरी थोड़ी है कि जब पैक हुआ है उसी समय हमको दूध मिल गया, दूध के पैकिंग के एक दिन के बाद वो हमारे पास पहुंचा हो, यानी 2-3 दिन तक भी वो खराब नहीं हो रहा है। क्यों भाई? क्योंकि उसको पाश्चुरीकृत कर दिया गया है, उसको इस मेथड से उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों को दूर कर दिया गया है। सूक्ष्म जीव नष्ट हो चुके हैं, जिसके चलते वह अधिक से अधिक समय तक सूक्ष्म जीवों से बचा रहता है और वह खराब नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि पाश्चुरीकरण क्या है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए लगे हाथ एक और चीज हम बता ही देते हैं। देखिएगा, एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, दैट मीन्स फ्रांस के वैज्ञानिक, जिनका नाम था लुई पाश्चर। और देखिए जो लुई पाश्चर है, इनके द्वारा ही पाश्चरीकरण प्रक्रिया का खोज किया गया था और इन्हीं के नाम पर, चूंकि पाश्चर शब्द इनका नाम में जुड़ा हुआ है, इन्हीं के नाम पे इस प्रोसेस का भी नाम रखा गया पाश्चरीकरण। उम्मीद करते हैं कि पाश्चरीकरण आपको पूरा समझ में आया होगा। अब देखिए एक लास्ट टॉपिक की चर्चा हम करते हैं, और ये क्या है भाई? तो देखिए ये है भंडारण एवं पैकिंग। भंडारण एवं पैकिंग, समझिएगा इसका मतलब क्या है। तो देखिए इन सारे चीजों का हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये चीज एक ऐसा है जो सारे मेहनत पे पानी फेर सकता है। दैट मीन्स आप सोचिए कि हम किसी अनाज को अच्छी तरीके से सुखा दिए, अच्छी तरीके से मतलब निर्जलीकरण करके या अलग अलग मेथड्स अपना के बहुत सारी विधि अपनाए ताकि वो सूक्ष्म जीवों से बचा रहे, लेकिन उसको जब भंडारित करने की बात आया, उसको जो कोई खाद्य पदार्थ है उसको पैक करने की जब बात आया और उसमें हम गड़बड़ कर दिए, जैसे मान लीजिए कि कोई खाद्य पदार्थ है उसे हमें पैक करना है, तो हमें किस प्रकार के डब्बे में उसे पैक करना चाहिए? ऐसे डब्बे में जो वायु रोधी हो, मतलब जहां उस डब्बे में हवा नहीं जाना चाहिए। जनरली हम लोग जब खाने वाला पदार्थ खरीद के लाते हैं, या मान लीजिए कि हॉर्लिक्स वगैरह है, उसको जब खरीद के लाते हैं तो उसको हम जब खोलते हैं ना, तो उस सील पैक होता है। क्या होता है? सील पैक होता है, और उस खोलते हैं तब उसका सील टूटता है, और उसमें मतलब इस तरीके से उसको पैक किया गया रहता है कि हवा थोड़ा सा भी उसमें प्रवेश ना करे। अगर हवा प्रवेश करेगा तो हवा के साथ सूक्ष्म जीव भी प्रवेश करेंगे और फिर वह खराब होने की उसकी संभावना जल्दी रहेगी। इसलिए वायु रोधी और सील पैक डब्बों में हमें खाद्य पदार्थों को पैक करने की आवश्यकता होती है। और फिर कोई अनाज है, जैसे मक्का है, गेहूं है, या कोई आलू वगैरह जैसी सब्जियां हैं, तो फिर इसे जब हमें भंडारित करने की बात आएगा तो हमें बहुत सारे चीज को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली चीज कि हमें तापमान को एक रियल मायने में, ये एक सबसे मेन पॉइंट है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए होता है। अगर कम तापमान वाले क्षेत्र में हम भंडारित कर रहे हैं तो अधिक से अधिक समय तक सूक्ष्म जीवों से बचा रहेगा। जनरली आप देखते होंगे आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, जहां पे टेम्परेचर काफी कम होता है, और इसलिए वहां रखा जाता है ताकि कम तापमान होने के चलते वहां सूक्ष्म जीव बहुत कम आते हैं और उस सूक्ष्म जीवों से बचा रहता है लंबे समय तक, जिसके चलते आलू जो है लंबे समय तक सड़ता नहीं है। अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों का, तो देखिए यहाँ एक ये भी चीज़ ध्यान में रखना है कि हम वैसे जगह पे इसको भंडारित करें अनाज को, यानी खाद्य पदार्थ को, जहां सूक्ष्म जीवों का अभिक्रिया होने की संभावना कम हो, जहां सूक्ष्म जीवों की अभिक्रिया की पॉसिबिलिटी की संभावना जो है कम है। तो हमें भंडारित करने और पैकिंग करने के समय ऐसी चीजों को ध्यान में रखना है। अब देखिए एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है, और यह है कि खाद्य परिरक्षण से हमें कौन कौन से लाभ होता है। तो आइए हम उसको भी समझाते हैं। एक खाद्य परिरक्षण के निम्नलिखित लाभ है, आपको ये 4 पॉइंट ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज कि खाद्य परिरक्षण करके हम खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोक सकते हैं, यानी यह बर्बाद होने से इसको रोका जा सकता है। दूसरी चीज कि खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक, अधिक से अधिक समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरी चीज कि खाद्य पदार्थों की जो पोषण गुणवत्ता होती है, यानी खाद्य पदार्थों में जो न्यूट्रिकल क्वालिटीज होती है उसको हम बरकरार रख सकते हैं, उसको बनाए रख सकते हैं। और लास्ट चीज ये है कि जैसे हमें बिना मौसम का, यानी कभी
कोई मतलब खाद्य पदार्थ का सीजन नहीं है, उस समय उसका प्रोडक्शन नहीं हो, उस समय भी हम खाद्य पदार्थ को उपलब्ध रख सकते हैं। जैसे गोभी वाला एग्जाम्पल दिए, उसको सुखा के अगर रखेंगे तो जब उसका सीजन समाप्त हो जाएगा तब भी वो हमको खाने के लिए उपलब्ध है। तो हम कह सकते हैं कि बिना मौसम के, या सोचिए कि जहां पे खाद्य पदार्थ, जहां पे गोभी का उत्पादन नहीं हो रहा है वहां भी हम उसको भेज सकते हैं, यानी बिना मौसम के या दूर दराज के स्थानों पर भी खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। अब सोचिए कि अगर कहीं बहुत दूर भेजना, जहां जाने में ही 5 दिन लगेगा, और 5 दिन में तो खाद्य पदार्थ ऐसे हरी सब्जियां खराब भी हो जाती है, या और भी अलग प्रकार की खाद्य पदार्थ है, तो उसको ऐसा उपाय लगाएं, पहले खाद्य परिरक्षण का उपाय सोचें और फिर उसको दूर दराज के स्थानों तक भेजें ताकि वो खराब ना हो। तो देखिए, बिना मौसम के या दूर दराज के स्थानों पर खाद्य पदार्थ की उपलब्धता जो है इसी खाद्य परिरक्षण के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। तो देखिए, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम आपको समझाएं कि सबसे पहले खाद्य विषाक्तता क्या होती है। आप इसको कॉपी में लिखने की कोशिश करें, खाद्य विषाक्तता क्या है, यानी व्हाट इज फूड पॉइजनिंग। फिर उसके बाद हम आपको बताएं कि खाद्य परिरक्षण क्या होता है और खाद्य परिरक्षण के लिए हम कौन कौन से उपाय को अपनाते हैं। इसमें निर्जलीकरण और पाश्चरीकरण ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम आपको बताएं कि खाद्य परिरक्षण के ये निम्नलिखित लाभ है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र के बारे में। दैट मीन्स खेतों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन, मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे कर पाते हैं उसको समझाएंगे।